गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कोरिलेशन एनालिसिस के नेक्स्ट टॉपिक के साथ हाजिर हुए हैं। कोरिलेशन एनालिसिस में हमने सबसे पहला मेथड जो डायग्रामिक मेथड था, जिसका नाम था स्कैटर डायग्राम मेथड, वो हम कर चुके हैं, वो हमने कर लिया था। आज हम इसके नेक्स्ट मेथड को स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। इस मेथड के अंतर्गत कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालने के, कैलकुलेट करने के कई सारे मेथड हैं, जिसमें से फर्स्ट टू मेथड्स जिनका नाम है एक्चुअल मीन मेथड, एक्चुअल मीन से कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कैलकुलेट करने का मेथड, और दूसरा है एज्यूम्ड मीन से, कल्पित माध्य से कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कैलकुलेट करने का मेथड। ये दोनों मेथड जो हैं आज हम पढ़ेंगे, इनके बारे में सीखेंगे। कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के बारे में कुछ विशेषताएं हैं, कुछ इसके बारे में हम बता रहे हैं, जिसमें से सबसे पहला है इट इज़ ए क्वांटिटेटिव मेथड ऑफ मेजरिंग कोरिलेशन। कोरिलेशन ज्ञात करने के लिए ये एक जो है अंकगणितीय विधि है, अंकों में क्वांटिटेटिव जिसको बोलते हैं, संख्यात्मक विधि में। इसके अंतर्गत हम कोरिलेशन को एक्चुअल संख्या के रूप में मापेंगे। दिस मेथड हैज़ बीन गिवन बाय कार्ल पियर्सन। नाम से ही पता लग रहा है कि कार्ल पियर्सन के द्वारा ये मेथड जो है हमें दिया गया था। इट इज़ द बेस्ट एंड वाइडली यूज्ड मेथड। सबसे अच्छा मेथड माना जाता है और सबसे ज़्यादा यूज होने वाला मेथड माना जाता है। इसके बारे में ये कहेंगे हम कि यदि एग्ज़ाम में आपसे केवल ये पूछा जाए कि कैलकुलेट द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन और ये ना बता रखा हो कि किस मेथड से कैलकुलेट करना है, तो आप इसी मेथड का यूज़ करेंगे, कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का। इस मेथड का एक नाम और भी है जो कि जाना जाता है प्रोडक्ट मूवमेंट कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। प्रोडक्ट मूवमेंट कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के नाम से भी इसको जाना जाता है। इससे जो है हम दो वेरिएबल्स के बीच में, दो चरों के बीच में जो रिलेशन है उसकी डिग्री, मतलब उसकी एग्जैक्ट वैल्यू और उसके डायरेक्शन, दोनों का पता लगा सकते हैं। डिग्री का मतलब है उसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, दूसरा उसका डायरेक्शन मतलब वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, ठीक है ना, या लीनियर है, कर्विक है, इस चीज़ का हम पता लगा सकते हैं। सारी चीज़ों का पता लग जाता है इससे। इट इज़ डिनोटेड बाय द सिंबल आर। इसको स्मॉल आर से हम डिनोट करते हैं कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की वैल्यू को। और द वैल्यूज ऑफ आर लाइज द रेंज बिटवीन -1 एंड +1। इसका कहने का मतलब है कि जो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है वो -1 और +1 के बीच में चलता है। -1 से छोटा नहीं हो सकता और +1 से बड़ा नहीं हो सकता। अगर बाई चांस आर की वैल्यू 1 से बड़ी आ जाए, 1 पॉइंट समथिंग या 2 पॉइंट समथिंग, तो इसका मतलब है या तो हमारी कैलकुलेशन में कहीं गलती है या जो हमें संख्याएं दी हुई हैं उसमें कोरिलेशन एग्जिस्ट नहीं करता। इसी प्रकार से अगर -1 से छोटी है, ठीक है ना, -1 पॉइंट समथिंग दे रखी है या 2 पॉइंट समथिंग, 3 पॉइंट समथिंग माइनस में, तब उसके लिए भी सेम सिचुएशन है, या तो हमारी कैलकुलेशन में गलती है या फिर जो है वहाँ पर कोरिलेशन एग्जिस्ट नहीं करता। ये तो था भाई कार्ल पियर्सन्स के कोफिशिएंट के कुछ विशेषताएं। नेक्स्ट है कि कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की कैलकुलेट करने के क्या क्या विधियाँ हैं हमारी, इसके क्या क्या मेथड दे रखे हैं। सबसे पहला है यूजिंग डेविएशंस फ्रॉम एक्चुअल मीन, इसको बोलते हैं एक्चुअल मीन मेथड भाई। दूसरा है यूजिंग डेविएशंस फ्रॉम एज्यूम्ड मीन, इसको एज्यूम्ड मीन मेथड बोलते हैं। तीसरा है यूजिंग एक्चुअल वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई, मतलब जो वेरिएबल्स हैं उनकी एक्चुअल वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यूज को ध्यान रखते हुए डायरेक्ट कैलकुलेशन करना, हम डेविएशंस निकालेंगे ही नहीं भाई। उसके बाद है यूजिंग वेरिएंस एंड कोवेरियंस मेथड भाई, इसमें वेरिएंस और कोवेरियंस का यूज किया जाता है, ठीक है। एक और है हमारा जिसको हम बाईवेरिएट कोरिलेशन बोलते हैं। वो तब होता है जब हमारे को अलग अलग टाइप की टेबल दे रखी होती है, वो अलग टाइप से है, वो उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, सीखेंगे, लेकिन वो आगे जब आएगा तब देखेंगे उसके बारे में भाई। नेक्स्ट है जो हमने सबसे पहला मेथड किया था, एक्चुअल मीन से डेविएशंस निकालकर फिर कोरिलेशन निकाल रहा, उसका क्या फार्मूला है, क्या मेथड है। देखिए ये है फार्मूला हमारा, मेथड जो है
आर इज इक्वल टू स्मैशन एक्स वाई डिवाइड बाय अंडर द रूट स्मैशन एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय स्मैशन वाई स्क्वायर। ये पूरा अंडर रूट के अंदर है भाई, ये नीचे नीचे वाला पार्ट। या फिर इसके लिए फार्मूला दूसरा दिया हुआ है ये हमारे को, स्मैशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार, और फिर सारे के डिवाइड बाय अंडर द रूट स्मैशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर, और फिर अंडर द रूट स्मैशन ऑफ वाई माइनस वाई का होल वाई बार का होल स्क्वायर। ठीक है, हम ज़्यादातर फर्स्ट मेथड यूज़ करते हैं। एक बात और बड़ी इंपॉर्टेंट जो है आप लोगों को ध्यान रखनी है, इसमें हम जो वेरिएबल्स हैं उनको डिनोट करने के लिए स्मॉल डिजिट्स या फिर जो है लार्ज डिजिट्स, दोनों में अलग अलग सिचुएशंस होती है, दोनों को अलग अलग माना जाता है, इनको डिनोट भी अलग अलग ही किया जाता है। जो ओरिजिनल वैल्यूज़ हैं उन्हें हम कैपिटल लेटर्स एक्स वाई से डिनोट करते हैं, और जो एक्चुअल मीन से डेविएशंस निकालते हैं एक्स माइनस एक्स बार करके, हर एक वैल्यू के लिए अलग अलग। ठीक है, एक्स माइनस एक्स बार करके जो डेविएशंस आते हैं उन डेविएशंस को स्मॉल एक्स से डिनोट करते हैं। इसी तरह से वाई वालों को वाई माइनस वाई बार करके जो डेविएशंस आएंगे उसको स्मॉल वाई से डिनोट किया जाएगा। ये दोनों में डिफरेंस करने का तरीका है। एक्स कैपिटल एक्स का मतलब है ओरिजिनल वैल्यू, कैपिटल वाई का मतलब है ओरिजिनल वैल्यू, स्मॉल एक्स का मतलब है डेविएशन फ्रॉम मीन ऑफ एक्स सीरीज, एंड स्मॉल वाई का मतलब है डेविएशन ऑफ वाई फ्रॉम एक्चुअल मीन वाई सीरीज के अंतर्गत। तो इस तरह से अलग अलग है। ये हमारे पास एक एग्जांपल है जिसमें एक्स और वाई की वैल्यू हमने ले रखी है। अब इसके बाद जो है इसका सोल्यूशन करना है हमने, तो सोल्यूशन कैसे करेंगे, पहले एक्स की वैल्यूज़ हैं इनका जोड़ कर लिया, स्मैशन एक्स आ गया, स्मैशन एक्स को एन से डिवाइड कर दिया, ये देखिए स्मैशन एक्स 35 है, एन से डिवाइड कर दिया 7 से, तो एक्स बार की वैल्यू 5 आ गई। तो अब नेक्स्ट कॉलम में जो है हमने क्या कर रखा है, एक्स माइनस एक्स बार, स्मॉल एक्स से डिनोट किया है, एक्स बार से डेविएशंस निकाले गए हैं सारी की सारी वैल्यूज़ के, और डेविएशंस निकालने के बाद देखो जब हम इसका जोड़ करेंगे यहाँ से हमारा आंसर वेरीफाई हो जाएगा कि हमने जो मीन निकाला है और जो डेविएशंस निकाले हैं वो दोनों के दोनों ठीक हैं, उनमें कोई कमी है। यदि स्मैशन एक्स बराबर आ जाता है 0 के, फिर इसके बाद इसका स्क्वायर करना है सारी की सारी वैल्यूज़ का, तो जो माइनस वाली वैल्यूज है वो भी प्लस की हो गई और प्लस वाली तो प्लस की होंगी, स्क्वायर करने के बाद इसका जोड़ कर लिया। सेम हमने वाई वाली सीरीज के लिए करना है, वाई का जोड़ किया, स्मैशन वाई को एन से डिवाइड करेंगे तो वाई बार आ जाएगा, इसमें 10 आ गया है ये। अब वाई माइनस 10 सारी वैल्यूज़ का डेविएशंस निकालेंगे, स्मॉल वाई से डिनोट करेंगे, और देखिए स्मैशन वाई इज इक्वल टू भी 0 है। ठीक है ना, इसका मतलब हमने वाई बार भी ठीक निकाला है और डेविएशंस भी ठीक निकाले हैं। अब जो ये स्मॉल वाई आया है डेविएशन ऑफ मीन, इसका स्क्वायर कर दिया सारी वैल्यूज़ का, और स्क्वायर करने के बाद जोड़ कर लिया, स्मैशन वाई स्क्वायर 130 आ गया। अब एक्स और वाई जो ये हमारे स्मॉल वाले थे, मतलब डेविएशंस फ्रॉम मीन, इनकी गुणा करनी है हमने, एक्स और वाई की गुणा करने के बाद जो एक्स वाई आ गया इसका जोड़ करेंगे, ये आ गया। अब इसको हम फार्मूले में पुट करेंगे, स्मैशन एक्स वाई की वैल्यू है 58 अंडर द रूट, नीचे जो है डिवाइड बाय जो है अंडर द रूट स्मैशन एक्स स्क्वायर इंटू स्मैशन वाई स्क्वायर, इनकी वैल्यू 28 एंड 130 है, ये मल्टीप्लाई करके इसका रूट कर देंगे हम, और सिंप्लीफाई करके देखा तो आंसर आया 0.96। ठीक है, तो 0.96 जो है इसका कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है। हम ये कह सकते हैं कि ये एक हाई डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशन है एक्स और वाई के बीच में, मतलब एक्स और वाई वेरिएबल्स हैं। अगर इन वेरिएबल्स के हमें नाम दिए हुए होते, जैसे मान लो लिख देते कि जो है क्या बोलते हैं इसको, इतनी हमारी जो है इनकम है, इतनी हमारे एक्सपेंडिचर है, तो इनकम और एक्सपेंडिचर के बीच में जो रिलेशन है या जो भी चीज़ें रखी होगी हमारे को, उनके बीच में हम निकाल सकते हैं कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। ठीक है, नेक्स्ट है ये अगर हम इसको एज्यूम्ड मीन से करें, ये दूसरा एग्जांपल है। तो पहले एज्यूम्ड मीन का हम फार्मूला देख रहे हैं, एज्यूम्ड मीन से फार्मूले के बाद हम इसको जो है सॉल्व करेंगे। एज्यूम्ड मीन से जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे को क्या क्या वैल्यूज़ दी हुई हैं इसके बारे में हम देख रहे हैं। आर इज इक्वल टू एन इंटू स्मैशन डी एक्स डी वाई माइनस स्मैशन डी एक्स इंटू स्मैशन डी वाई डिवाइड बाई अंडर द रूट एन इंटू स्मैशन डी एक्स स्क्वायर माइनस स्मैशन डी एक्स का होल स्क्वायर इंटू में अंडर द रूट एन इंटू स्मैशन डी वाई स्क्वायर माइनस स्मैशन डी वाई का होल स्क्वायर। यहाँ पे डी एक्स और डी वाई हम कैसे डिनोट करते हैं, जब हम एक्स सीरीज में बात करेंगे तो एक्स सीरीज में जो एज्यूम्ड मीन माना जाएगा उस एज्यूम्ड
मीन से डेविएशंस निकालेंगे एक्स सीरीज़ के तो उसको डी एक्स से डिनोट करेंगे, और इसी तरह से डी वाई के लिए है वाई वाली सीरीज़ में जो एज्यूम्ड मीन मानेंगे उस एज्यूम्ड मीन से वाई वाली सीरीज़ के डेविएशंस लेने पर वो क्या आएगा, डी वाई आएगा। उसके बाद आगे का सारा कैलकुलेशन उसी तरह से जैसे हमने पीछे किया था। अब ये सेकंड एग्जांपल है, इसमें इसने स्पेशली मेंशन करके दे रखा है कि 16 एंड 42 को एज्यूम्ड मीन मानना है, वरना एज्यूम्ड मीन का मतलब होता है हम अपनी तरफ से कोई वैल्यू मान सकते हैं। ठीक है, गिवन है तो उसी के हिसाब से हम इसको सॉल्व करेंगे। अब इसका ये सोल्यूशन किया हुआ है, पहले टेबल बनाई, एक्स वाली सीरीज़ का जोड़ कर लिया, उसके बाद जो है एक्स के डेविएशंस ले लिए, डी एक्स से डिनोट किया है एज्यूम्ड मीन 16 मानते हुए, फिर इसका सभी का जोड़ कर लिया, फिर स्क्वायर करने के बाद जोड़ कर लिया। वाई वाली सीरीज़ में भी हमने एज्यूम्ड मीन 42 माना हुआ है और इसके अकॉर्डिंग डेविएशंस ले लिए और डी वाई आ गया, डी वाई का जोड़ कर लिया, फिर डी वाई का स्क्वायर करके फिर उसका जोड़ कर लिया, फिर डी एक्स और डी वाई की गुणा करके उसका जोड़ कर लिया। ये सारी हमें टेबल में वैल्यूज कैलकुलेट करने के बाद अब हम देखो फार्मूले में पुट करेंगे आर की निकालने के लिए। ठीक है ना, अगर हम एक्चुअल मीन निकाल के देखें, एक बात और है, एज्यूम्ड मेथड हम कब यूज़ करते हैं, नॉर्मली ये कहते हैं हम कि यदि एक्चुअल मीन हमारा फ्रैक्शंस में आ जाए, डेसिमल्स में आ जाए, पॉइंटर में आ जाए, तो उस केस में हम एक्चुअल मीन डेविएशन ना लेकर एज्यूम्ड मीन लेकर चल पड़ते हैं। ठीक है ना, अब एज्यूम्ड मीन वाला जो फार्मूला है हमारा कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालने के लिए, इसमें सारी वैल्यूज पुट करेंगे और पुट करने के बाद इसको सिंप्लीफाई करेंगे। एक और मेथड है इसी का, ठीक है, उसके बारे में आगे बताता हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये 0.98 हमारा जो है आंसर आ गया कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का। मैं इसी एग्जाम्पल को एक बार और कर रहा हूँ, दूसरा मेथड लेते हैं, दूसरा मतलब एज्यूम्ड मीन मेथड से ही दूसरा एज्यूम्ड मीन लेते हुए। इसमें तो क्या है, इन्होंने हमें गिवन करके दे रखा था कि एज्यूम्ड मीन 16 एंड 42 को लेके चलना है, x के लिए 16 एंड y के लिए 42। यदि ये चीज़ हमें गिवन ना हो, हमें अपनी मर्जी से एज्यूम्ड मीन लेना पड़ जाए, तो वैसे तो हम कोई भी एज्यूम्ड मीन ले सकते हैं, हमारा आंसर सेम आएगा, लेकिन फिर भी एक जो है तरीका है इसका इजी करने के लिए, क्योंकि जब हम अपनी मर्जी से हम एज्यूम्ड मीन लेते हैं तो कोई वैल्यू हमारी प्लस की आ सकती है, कोई वैल्यू हमारी माइनस की आ सकती है। ठीक है, जब डेविएशंस लेंगे हम निकालेंगे उसकी x की वैल्यूज़ को, y की वैल्यूज़ को। लेकिन इसको और इजी करने का एक तरीका है हमारे पास कि यदि हमारी जो है जो सीरीज़ है उसमें सारी की सारी वैल्यू यदि हम क्या ले लें, पॉजिटिव ले लें, तो कैसे आएंगे? सारी वैल्यू पॉजिटिव लेने के लिए एक छोटा सा तरीका है हमारा कि जो सीरीज़ में सबसे छोटी वैल्यू होती है अगर हम उसे एज्यूम्ड मीन मान लें, जैसे कि अब हम अगर इसमें पिछले उसको देखें, एक मिनट में, हाँ ये आ गया। यदि हम इसमें एज्यूम्ड मीन सबसे छोटी वैल्यू को मान लें, जैसे x सीरीज में सबसे छोटी वैल्यू 10 है, तो 10 को यदि हम एज्यूम्ड मीन मान लें तो इसके अकॉर्डिंग जब डेविएशंस निकालेंगे तो सारी वैल्यू प्लस की आएंगी, कोई वैल्यू माइनस की नहीं आएगी। प्लस माइनस में अगर कोई गलती होने की संभावना हो तो वो खत्म हो जाती है। ठीक है, इसी तरह से इनका फिर हमने जोड़ कर लिया, फिर उसका स्क्वायर करके जोड़ कर लिया। y वाली वैल्यूज़ में भी अपनी तरफ से हमने सबसे छोटी वैल्यू 30 है, 30 को एज्यूम कर लिया और इसके अकॉर्डिंग डेविएशन निकाल लिया, इसका स्क्वायर करके डेविएशन निकाल लिया और फिर जो है dx dy की गुणा करके फिर इसका जोड़ कर लिया। ये सारा कुछ हमें जो है पहले से कैलकुलेट कर लिया। अब हमने r की वैल्यूज़ के लिए जो फार्मूला था उसमें सारी वैल्यूज़ को एज इट पुट करेंगे और फिर देखेंगे सॉल्यूशन करने के बाद। देखिए आंसर हमारा यहाँ पर भी सेम वही है 0.98। ठीक है, कैलकुलेशंस करते समय
हमारे को प्लस माइनस की गलतियाँ ना हो, इसलिए हम चाहें तो सबसे छोटी वैल्यू को, या क्योंकि एज्यूम्ड मीन है, एज्यूम का मतलब होता है अपनी तरफ से मान लेना, तो आप कोई भी वैल्यू मान सकते हो, कोई कंपल्सन नहीं है कि कौन सी वैल्यू मानोगे कौन सी नहीं मानोगे। ठीक है, इसके साथ एक और फार्मूला, एज्यूम्ड मीन मेथड के अंतर्गत ही एक और फार्मूला है हमारा ये। इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन हमें ज़्यादा करनी पड़ती है, लगभग बाकी कैलकुलेशन जो है सेम है, आंसर भी सेम ही आएगा। देखिए ये क्या फार्मूला है, स्मैशन डी एक्स डी वाई माइनस एन इंटू एक्स बार माइनस ए एक्स इंटू वाई बार माइनस ए वाई, और फिर सारे के डिवाइड में एन इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पुट करनी पड़ेंगी, उसके लिए कैलकुलेट करनी पड़ेंगी। देखिए क्या है, पहले एक्स बार कैलकुलेट करा है मैंने, यहाँ एज्यूम्ड मीन मेथड से ही कर लिया। वैसे तो हम डायरेक्ट भी कैलकुलेट कर सकते थे स्मैशन एक्स बाय एन, लेकिन क्योंकि ये एज्यूम्ड मीन का मेथड है इसलिए मैंने एज्यूम्ड मीन से ही कैलकुलेट किया है। ए एक्स प्लस स्मैशन डी एक्स बाई एन माइनस इक्वल टू, इसमें वैल्यूज पुट कर दी, ए एक्स की वैल्यू 10 थी, स्मैशन डी एक्स 45, 8 एन की वैल्यू 8, पुट करने के बाद सिंप्लीफाई किया तो मीन आ गया हमारा 15.625। इसी तरह से वाई बार की वैल्यू भी हमने जो है कैलकुलेट कर ली, एक्स बार और वाई बार कैलकुलेट करने के बाद स्टैंडर्ड डेविएशन हम कैलकुलेट करेंगे दोनों के लिए। तो ये देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, इसका फार्मूला पुट किया अंडर द रूट स्मैशन डी एक्स स्क्वायर बाई एन माइनस स्मैशन डी एक्स बाई एन का होल स्क्वायर। इसमें सारी वैल्यूज पुट करने के बाद हमने स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स कैलकुलेट किया है 2.96। इसी प्रकार से स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई की वैल्यू हमने कैलकुलेट करी है 5.96, और इन सारी वैल्यूज को जो है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आर निकालने के लिए जो है पुट कर दी 684 माइनस 8 इंटू 15.625 माइनस 10 इंटू में 42.125 माइनस 30, और सारे के डिवाइड बाई 8 इंटू 2.96 मल्टीप्लाई बाई 5.95। सारी वैल्यूज़ को सिंप्लीफाई करेंगे, आंसर देखा हमने यहाँ पर भी 0.98 ही आ गया। देखिए हमने एक ही क्वेश्चन को अलग अलग 3 बार किया। पहले एज्यूम्ड मीन 16 एंड 42 को लिया, फिर हमने एज्यूम्ड मीन 10 एंड 30 को लिया, और फिर हमने तीसरा मेथड जो था इससे सॉल्व किया, जिसमें हमने स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन का यूज़ करते हुए कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकाला है। आंसर सेम आता है, चाहे मेथड कोई भी लगा लो, किसी मेथड से सॉल्व कर लो, इस तरह से भाई। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ओके, थैंक यू।